हाय फ्रेंड्स, अब ये जो सीआरपीसी सब्जेक्ट की क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की जो सीरीज़ चल रही है उसमें हमारी गाड़ी अब एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेशन पे आके रुकने वाली है, जहाँ पे हम ये देखेंगे कि कोर्ट्स कैसे कंपेल करती है अपीयरेंस, कैसे एक्यूज पर्सन विटनेसेस को कोर्ट में बुलाया जाता है। तो उसके मेजरली 3 तरीके होते हैं, जिसमें सबसे पहला तरीका है अगर वो विटनेस, वो एक्यूज, वो पर्सन, वो क्रिमिनल जिसको कोर्ट बुलाना चाहती है, क्या पता वो कोर्ट में ही अवेलेबल हो, क्या पता वो कोर्ट में ही प्रेजेंट हो, तो वहां पे कोर्ट उससे बॉन्ड भरवा के उसकी अपीयरेंस एश्योर करा सकती है फॉर द नेक्स्ट डेट, उनको बाउ डाउन करा सकती है। सेकंड तरीका होता है समन्स इशू करना, जो हम इस लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे। और इसके बाद समन्स के बाद भी अगर कोई नहीं आता है, समन्स इशू हुए किसी एक्स पर्सन के, उसके बावजूद भी that person never comes to court, then what court will be doing is issuing warrant against that person, whether it is bailable warrant or non bailable warrant। तो इन 3 तरीकों से हम एक्यूज की प्रेजेंस एश्योर कर सकते हैं कोर्ट्स में। अब देखते हैं कि समन्स क्या होते हैं। जब कोई भी केस कोर्ट में पहुंचता है तो वो या तो समन्स ट्रायल केस होता है या फिर वारंट ट्रायल केस होता है। इन दोनों ही केसेस में कोर्ट समन इशू कर सकता है। ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि एक्चुअल में अभी उस केस की स्टेज क्या है, वहां पे एक्यूज या विटनेस आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इस स्टेज पे सबसे पहले समन्स इशू होते हैं टू इंश्योर दैट on the next dates of hearing, whenever the next date will be coming, the accused person should be there in court before the court for all the proceedings। अब इसके एक रीजन तो ये हो ही गया कि हमें उसकी प्रेजेंस चाहिए, और दूसरा रीजन होता है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट, कोई एविडेंस उस पर्सन के पास है या किसी भी XYZ पर्सन के पास है, उससे हमें मंगवाना है, तो भी कोर्ट समन्स इशू करा सकता है टू गेट दोज डॉक्यूमेंट्स, गेट दोज डॉक्यूमेंट्स ऑन रिकॉर्ड। इस केस के लिए भी समन्स इशू होते हैं। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो हर इंसान को, जिसको भी समन रिसीव हो रहा है, उसको चेक करनी है। पहले सबसे पहले वो कोर्ट के नेम से होनी चाहिए, उसमें कोर्ट का, प्रिसाइडिंग ऑफिसर का या जज का साइन होना चाहिए, उस पर कोर्ट की सील होनी चाहिए। इस भी चीज के लिए वो समन आया है, सपोजिटली किसी एक्स पर्सन के खिलाफ कंप्लेंट रजिस्टर हुई है और एक्स को कोर्ट ने समन करा है, तो उस समन के साथ उस कंप्लेंट की कॉपी भी होगी, जरूर होगी। और लास्टली हर समन में ये कैटेगोरिकली स्पेसिफिकली मेंशन होगा कि आपको कब, कहां पहुंचना है और कितने बजे पहुंचना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 24 फरवरी को कोर्ट नंबर 113 किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सपोजिटली 30,000 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पहुंचना है, तो वो कैटेगोरिकल मेंशन होगा, उसके नीचे जज के साइन होंगे, जज की सील होगी, यानी मोहर होगी। अब नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं कि वो समन्स एक्चुअल में डिलीवर किसको होंगे। या तो पर्सनली जिस पर्टिकुलर इंसान के नाम पे समन जा रहे हैं उनको होंगे, या जो उनका एड्रेस है, डेजिग्नेटेड एड्रेस है, वहां पे कोई मेल मेंबर रहता हो उसको होंगे। लेकिन ये इंश्योर करना है कि वहां पे जो मेल मेंबर्स है वो सर्वेंट नहीं होना चाहिए जिसको भी आप समन दे रहे हैं। या फिर सब्स्टिट्यूटेड सर्विस होती है, जहां पे वो इंसान हमें नहीं मिल रहा है और हम बार बार जाने के बावजूद भी हमें वो समन सर्व नहीं करा पा रहे हैं, तो हम एक उस प्लेस की कॉन्स्पिशियस जगह पे, यानी घर के बाहर या एक चौराहे पे हम वो लगा देते हैं, एक समन पेस्ट कर देते हैं कि हाँ जी, आपको इस कोर्ट ने इस तारीख को बुलाया है। और ये समन सर्व कौन करेगा? ये या तो पुलिस ऑफिसर करेगा उस एरिया का, या कोर्ट के जो प्रोसेस सर्वर्स होते हैं या वो होता है, या कोई ऐसा गवर्नमेंट ऑफिशियल जिसको कोर्ट ने ऑथराइज करा हो। लेकिन कोविड के दौरान हमारे इस लॉ में एक डेवलपमेंट हुई है। डेवलपमेंट क्या हुई है कि कोविड में पर्सनल कांटेक्ट, सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से हम लोग पर्सनली सर्व नहीं करा पाते थे, तो वहां पे डेवलपमेंट ये हुई है कि ई मोड्स के थ्रू भी अब समन्स और बाकी चीजें जो कंप्लेंट की कॉपी है वो सब सर्विस कराई जाती है। और वो कैसे कराई जाती है? ई मोड्स के थ्रू, आप ईमेल्स के थ्रू कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप के थ्रू कर सकते हैं, और उसके अलावा भी अगर आप चाहते हैं और वो पोस्ट ऑफिसेज या रजिस्टर्ड पोस्ट खुले हैं तो उसके थ्रू भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक टर्म आती है दस्ती, जो हम बहुत ही कॉमनली कोर्ट्स में यूज करते हैं। उसका मतलब ये होता है कि
एक इंसान वो दस्ती ऑर्डर, वो दस्ती सम्मन लेके पर्सनली भी ऑपोजिट पार्टी के पास जा सकता है या स्पीड पोस्ट कर सकता है, और उसमें फिर पुलिस ऑफिसर या प्रोसेस सर्वर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आप अपने बिहाफ पे ही कोर्ट से सम्मन लेके वो स्पीड पोस्ट, ईमेल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, और उसके बाद आप उसकी रिसिप्ट कोर्ट में दे सकते हैं कि हाँ जी, हमने ये चीज़ इसको ड्यूली डिलीवर कर दी है। हमारे जो कोर्ट्स हैं वो बहुत ही लीनियंट व्यू लेते हैं, पहले वो बहुत ही लिबरल रहते हैं। वो कैसे कि पहले समन्स इशू करेंगे कि आपको बड़े प्यार से, इज्जत से कोर्ट में बुलाया जाता है, आप आइए, आप अपनी अपीयरेंस दीजिए और आपका जो भी डिफेंस है वो लाइए, या अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट लाने को बोला गया तो आप वो प्रोड्यूस कर दीजिए। लेकिन सम्मन की सर्विस होने के बाद, आफ्टर द सर्विस डन by the person or the court to the XYZ person, in order to obtain his or her presence in court, he never comes or he or she never comes. So फिर कोर्ट थोड़ा सा लीनियंट व्यू से हट के स्ट्रिक्ट व्यू में आ जाते हैं, और वहां पे वारंट का एक स्टेज आता है जहां पे बेलेबल वारंट या नॉन बेलेबल वारंट इशू किए जाते हैं। अब ये भी क्यों इशू कर रहे हैं? क्योंकि उस इंसान की प्रेजेंस तो जरूरी है। सपोजिटली वो क्रिमिनल है या वो एक्यूज पर्सन है, किसी एक इंसान ने उसके ऊपर कोई एलिगेशंस लगाई हैं, तो वो प्रूव करने के लिए, उसके सामने आने के लिए उसका कोर्ट में आना जरूरी है। तो अगर वो समन से नहीं आते हैं तो हम नेक्स्ट स्टेज पे आ जाती है, जिसको हम बोलते हैं वारंट की स्टेज, चाहे वो बेलेबल वारंट हो या चाहे वो नॉन बेलेबल वारंट हो। वारंट की भी एसेंशियल चीजें अगर किसी को चेक करनी हो तो वो ऑलमोस्ट सेम रहती हैं समन जैसे ही, कि वो कोर्ट के नाम से हो, जिस इंसान के पास आ रही है उसका नाम कैटेगोरिकली होना चाहिए, किस कोर्ट से आई है, कोर्ट की सील, जज के साइन, ये सारी चीजें उसमें होनी जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ये वारंट की लाइफ कब तक रहती है, या ये वारंट कब तक वर्क में रहते हैं, प्रोसेस में रहते हैं। तो इसका दो तरीके के आंसर हो सकते हैं, या तो हम उसको एग्जीक्यूट कर दें, जैसे किसी के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट हुए हैं और पुलिस ऑफिशियल जाके उसको अरेस्ट कर लें तो वो वारंट एग्जीक्यूट हो गए, या फिर हम उस वारंट्स को कैंसिल करवा सकते हैं कोर्ट से। तो उसके लिए एक सेपरेट एप्लीकेशन मूव होती है। तो इन दो तरीके से उस वारंट को रोका जा सकता है, या एग्जीक्यूट हो सकते हैं वो, या फिर हम उसको कैंसिल करा सकते हैं। तब ये वारंट की लाइफ जो है, लाइफ स्पैन जो है वो खत्म होगा। एक स्टेप और आगे बढ़ सकते हैं, कोर्ट ने सम्मन इशू करे, एक्स इंसान नहीं आता है, फिर कोर्ट ने वारंट्स इशू करे, एक्स इंसान फिर भी नहीं आता है, या तो वो भाग चुका है, भगोड़ा हो चुका है, या वो छुप रहा है, अपनी आइडेंटिटी छुपा रहा है। तो इस केस में कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट उसे प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर करने की एक प्रोसेस शुरू करेगी, जहां पे हमारे पास सेक्शंस हैं सीआरपीसी में 82 एंड 83। 82 में उस इंसान को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित करने की कार्रवाई होगी, और सेक्शन 83 में उसकी प्रॉपर्टी, उसके पर्सनल एसेट्स को अटैच किए जा सकते हैं, उसकी अटैचमेंट की प्रोसेस की जा सकती है। ये अटैचमेंट क्यों की जाती है? सपोजिटली अगर किसी एक इंसान के ऊपर 420 का केस चल रहा है और उसने किसी और इंसान के, जिसने कंप्लेनेंट है जो उस केस में, उसका कुछ रुपया लौटाना है, और वो भाई साहब अब सामने ही नहीं आ रहे हैं, वो अपना डिफेंस भी नहीं ला रहे हैं और अपनी प्ली गिल्टी भी नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में भगौड़े तो वो घोषित हो ही रहे हैं, तो कोर्ट उनके एसेट्स को अटैच करेगी। अगर उसको बेच के, कोई प्रॉपर्टी को बेच के या कोई एसेट्स को बेच के उतना अमाउंट निकल रहा है, तो वो वहां पे सेटल हो सकता है, वहां पे कोर्ट कंप्लेनेंट को दे सकती है।